हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, मैक्सवेल इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी सेकेंड ईयर में जो थर्मोडायनेमिक्स की बुक है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। हम आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन चारों मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं उनको सीखेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती हैं उन सब के बारे में हम आज सीखेंगे। यदि फिर भी किसी विद्यार्थी ने पहले के वीडियो, यदि उसने हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी और आंतरिक आंतरिक ऊर्जा के बारे में जो पहले वाला वीडियो है वो नहीं देखा है, इनको कैसे याद करते हैं, ये क्या होती हैं, तो उनको देखना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना आप इन मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती हैं। तो हमारा टॉपिक है मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी, मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स में 4 इक्वेशन दी, ठीक है। तो पहली बात हमारे पास ये होना चाहिए कि हम यू एफ जी और एच, इनको हम क्या कहते हैं। ये जो हमारे पास यू एफ जी एच है, ऊर्जा एफ का मतलब होता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, जी का मतलब गिब्स ऊर्जा और एफ एच का मतलब होता है हमारे पास एंथैल्पी। इनको हम कहते हैं ऊर्जा फलन। थर्मोडायनेमिक्स में इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा फलन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है पी वी टी और एस। इनको जो P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, T का मतलब होता है टेम्परेचर, S का मतलब होता है एंट्रोपी। इनको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिकी निर्देशांक। इनको हम ऊष्मागतिकी में PVTS को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी निर्देशांक। तो अब हमारे पास मैक्सवेल समीकरण किसको कहते हैं। मैक्सवेल जो समीकरण है हमारे पास वो ऊष्मागतिकी निर्देशांक मतलब PVTS, इनके मध्य क्या स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है। कहने का मतलब ये है ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले जो समीकरण हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल समीकरण बोलते हैं। और PVTS इनका क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी निर्देशांक। अब हम इनको कैसे, इनके मध्य संबंध कैसे डिराइव करेंगे, उनमें हम इन ऊर्जा फलनों की जो डेफिनेशन है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कैसे करते हैं, कैसे इनको याद रखने की ट्रिक है, सब कुछ हमने पीछे के लेक्चर में बता रखा है। तो अब हम इनकी सहायता से, ऊर्जा फलन की सहायता से ऊष्मीय निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे, मैक्सवेल समीकरण। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल समीकरण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, मैक्सवेल समीकरण की डेफिनेशन, ऊष्मागतिकी निर्देशांकों मतलब PVTS, ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहती हैं। मैक्सवेल समीकरण कहती हैं।
हमारे पास मैक्सवेल समीकरण क्या होती है, ये ऊष्मा गति की जो निर्देशांक है इनके मध्य क्या बताती है, संबंध बताती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल समीकरण। इनको कैसे डिराइव करेंगे हम, ऊर्जा फलन के मध्य जो संबंध होता है या उनकी डेफिनेशन होती है उनसे हम इनके मध्य संबंध क्या करेंगे, स्थापित होते करेंगे। इसी का नाम होता है मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल के हमारे पास 4 समीकरण हैं और चारों समीकरणों को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम पहली समीकरण डिराइव करते हैं मैक्सवेल की। पहली जो हमारे पास समीकरण है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण ये क्या होती है, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से। प्रथम नियम क्या होता है, वो होता है dq इक्वल टू du प्लस dw, ये होता है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू du, dw की जगह होता है pdv, dw इक्वल टू होता है pdv। ये कैसे होता है हमने पीछे बता रखा है। ठीक है, इसको समीकरण बोल देंगे एक। अगली जो हमारे पास है ऊष्मा गतिकी के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है ds इक्वल टू dq अपॉन में t, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू tds। इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से कितना होगा, 1 ये रही 2 ये रही। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास होगा, समीकरण 1 व 2 से कितना होगा, dq का मान रख दो तो ये होगा tds इक्वल टू du प्लस pdv। इतना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, du इक्वल टू tds माइनस pdv। सभी समीकरणों को हम इस प्रकार एक समीकरण तक व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण बोल होती है। एक प्रोसेस, पहली समीकरण यदि आपको आ गई कि कैसे डिराइव करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, तो आपके पास जो चारों समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं, उसके बाद वो सारे एक मेथड पर बेस है। हम यहाँ तक सभी इक्वेशन को यहाँ तक लाएंगे और अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि u जो हमारे पास है, क्योंकि u में चेंज करने पर, u मतलब आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में चेंज करने पर हमारे पास s और v इनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, u जो हमारे पास आंतरिक ऊर्जा है वो u किसका फंक्शन है, s और v का। क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं कि s और v u में चेंज होने पर s में चेंज हो रहा है, v में चेंज हो रहा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, समीकरण इसको बोल दो 4 का, समीकरण 4 का। अब इसमें एक से अधिक वेरिएबल है तो इसमें क्या करेंगे, आंशिक अवकलन। समीकरण 4 का आंशिक अवकलन करने पर कितना होगा, देखो करने पर होगा du, डेल u में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। जब आपने s के रेस्पेक्ट में किया तो v क्या हो गया, कांस्टेंट, और इधर आएगा ds प्लस u में v के साथ, u में v के सापेक्ष और dv
हो गया इतना। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, v है, v के सापेक्ष करा तो क्या हो गया, s कांस्टेंट, s कांस्टेंट। ठीक है, समीकरण इसको बोल दो 5, 4 ये आ गई, 5 ये आ गई। ठीक है, अब आगे देखो अपने पास आगे क्या होगा, हमारे पास आगे क्या होगा, देखो समीकरण 4, समीकरण 3 में 5 के गुणांकों की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 में गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो हमारे पास इसमें जो गुणांक है किसका, ds, इसमें ds से गुणांक p है, इसमें ये है, तो कितना है हमारे पास निकल के आया du ds। ठीक है, कांस्टेंट क्या, v कांस्टेंट, और क्या निकल के आया, t। एक तो ये आ गया। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इसको समीकरण बोल दो किसका, 6। अब देखो दूसरा dv का गुणांक, इसमें देखो ये है, इसमें ये है, इसमें कितना आएगा, du का आंशिक अवकलन dv के रेस्पेक्ट में, s क्या है, कांस्टेंट, इक्वल टू, इधर देखो -p। ठीक है, समीकरण नंबर 7, समीकरण 6 का इतना हो गया कंपेयर करने पर। अब समीकरण 6 का वॉल्यूम के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष, तथा समीकरण 7 का एंट्रोपी के सापेक्ष, s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर कितना होगा, देखो कितना होगा। पहले हम किसका कर रहे हैं, समीकरण 6 का। देखो समीकरण 6 का हम करेंगे d, इसका v के रेस्पेक्ट में, डेल अपॉन में डेल v, किसका, डेल u अपॉन में डेल s। कांस्टेंट क्या है इसमें, v कांस्टेंट, इसका करोगे तो क्या कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख लो, हाँ v कांस्टेंट है, इसका करोगे तो s कांस्टेंट इक्वल टू dt अपॉन में dv, क्या कांस्टेंट इसमें, s कांस्टेंट। समीकरण नंबर कितना हो गया, 7 के बाद 8। ठीक है, इसका करो आगे, इसका ds के सापेक्ष d अपॉन में ds, ये कितना है, du अपॉन में dv, s कांस्टेंट, du अपॉन में dv, s कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट आएगा, v कांस्टेंट इक्वल टू, p माइनस p है, माइनस डेल p अपॉन में डेल s। ठीक है, क्या कांस्टेंट, v कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 9। यहां तक हमें सभी में करना है, इसके बाद हमें एक आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी का यूज करना है और अपना आंसर आ जाएगा।
इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बाद हमारे पास सारी समीकरणों में यूज होगी आंशिक अवकलन के गुणधर्म से। आंशिक अवकलन के गुणधर्म से कितना होगा? आंशिक अवकलन गुणधर्म क्या कहता है? यदि कोई हमारे पास फंक्शन है f, इसका x के रेस्पेक्ट में चेंज किया, y क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसका हमने किसके सापेक्ष किया? y के सापेक्ष, तो x क्या है? कांस्टेंट। ये मान किसके इक्वल होगा? आपने पहले किसके रेस्पेक्ट में किया? x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में। अब क्या होगा? ये इक्वल होगा, पहले आप y के रेस्पेक्ट में कर दो, x कांस्टेंट, अब इसका कर दो x के रेस्पेक्ट में, इसमें क्या आएगा? y कांस्टेंट। ये हमारे पास कहने का मतलब x और y को इंटरचेंज करने पर इन दोनों का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता आंशिक अवकलन करने पर। पहले हमने x के रेस्पेक्ट में किया, फिर y के रेस्पेक्ट में किया, इसमें पहले हमने y के रेस्पेक्ट में किया, फिर x के रेस्पेक्ट में किया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 10, ठीक है। इस गुणधर्म का हमें यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 बार यूज होगा, इस समीकरण को ध्यान रखना। तो इसमें हमारे पास समीकरण 9 से देखो, समीकरण 9 से हमारे पास क्या है? f को, जो f है उसको किससे रिप्लेस कर दो? u से। x को किससे कर दो? जो x है उसको v से। और y को किससे कर दो? y को कर दो s से। अब देखो समीकरण 10 क्या बनेगी? समीकरण जो 10 है वो क्या बन जाएगी? समीकरण 9/10 से। इस समीकरण को हमें u से, v से और s से क्या करना है? रिप्लेस करना है। समीकरण 10 कितनी बन जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी, f की जगह हमें क्या लिखना है? u, du अपॉन में x की जगह dv। क्या कांस्टेंट करना है? y का मतलब s कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या किसके सापेक्ष करना है? y मतलब d अपॉन में ds। क्या कांस्टेंट होगा? अब हमारे पास कांस्टेंट होगा x मतलब v कांस्टेंट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये जो हमारे पास बराबर होगा, ये जो हमारे पास बराबर किसके बराबर होगा? ये जो हमारे पास बराबर होगा ये इसके बराबर होगा। किसके? f की जगह क्या लिखना है? u, y की जगह क्या लिखना है? s डेल s। कांस्टेंट क्या? x का मतलब v कांस्टेंट, ठीक है। इसका किसके साथ अब करोगे? x के रेस्पेक्ट में, x क्या है? v डेल अपॉन में डेल v। कांस्टेंट क्या? y का मतलब क्या है? s कांस्टेंट, हाँ। अब देखो समीकरण हो गई 11। समीकरण 8 व 9 का मान 11 में रखने पर, 11 में रखने पर कितना? डेल यू अपॉन में डेल वी एस कांस्टेंट, डेल अपॉन में डेल एस वी कांस्टेंट। इसका मान कहाँ पर है? 8 व 9 का मान 11 में रखने पर कितना होगा? ये जो मान है एस वाला, ये मान हमें मिलेगा समीकरण 8 से, और ये जो मान है ये मिलेगा समीकरण 9 से। तो कितना होगा? समीकरण 8 व 9 से ये हो गया हमारे पास डेल पी अपॉन में डेल एस, और क्या कांस्टेंट? वी कांस्टेंट, v कांस्टेंट नेगेटिव साइन इक्वल टू होगा डेल टी अपॉन में डेल v, और क्या कांस्टेंट? s कांस्टेंट।
एस कांस्टेंट, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, डेल टी अपॉन में डेल वी, क्या कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, और माइनस डेल पी अपॉन में डेल एस, क्या कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। ये जो हमारे पास समीकरण हो गई, ये जो हमारे पास समीकरण आई है, कौन सी है समीकरण नंबर, ये हो गई 12। समीकरण नंबर 12 मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। क्या हो गया, समीकरण नंबर 12, ये जो हमारे पास समीकरण आई है, समीकरण नंबर 12 मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। अब हम मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण क्या करेंगे, डिराइव करेंगे।